अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 45वीं बरसी ऐसे वक्त में मनाई गई जब एक बार फिर पाकिस्तान की अदलिया ज़ेर अताब है। जजों को धमकियाँ दी जा रही हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं और उन खतूत में अभी सिलसिला रुका नहीं है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी एक एक और जज को ऐसे ही खतूत मिले और उनके अंदर जो पाउडर है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें आर्सेनिक के कुछ 10 से 15% जो है कि उसमें पाया गया है। इस चीज़ की अभी रिपोर्ट आई है और एक तरफ ये मामला हैं, दूसरी तरफ ईद के बाद तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, जिनका ये ख्याल है कि इलेक्शन के नताइज को चोरी किया गया और फॉर्म 45 के नताइज को फॉर्म 47 के ज़रिए तब्दील किया गया। वो एक तरफ जो है कि 5 जमातें बलूचिस्तान से अपनी तहरीक का आगाज़ कर रही हैं, जबकि JUI की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो अपने लाहौर के जलसे में अपनी आइंदा की हिकमत अमली ऐलान करेंगे और ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। ऐसे हालात में पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस होंगे, क्या मामलात होंगे? सेनेट का इलेक्शन आलमोस्ट मुकम्मल हो गया KP के बगैर, तो फिर इस इलेक्शन के अंदर भी कुछ ऐसे अरकान मुंतखब होके आए हैं कि जो जमहूरी रवैयों की अक्कासी नहीं करते। पाकिस्तान में जैसे स्टार्ट में हमने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की अभी बरसी बनाई गई, जो पाकिस्तान में एक जमहूरियत और मज़ाहमत के हवाले से एक अलामत या इस्तारा समझे जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अगर पिछले 1.5-2 सालों के अंदर हालात देखें तो वहाँ पर अभी भी लगता यूँ है कि जैसे ज़िया-उल हक़ के जो आसार थे वो अभी भी निज़ाम के अंदर और हालात के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इस वाले से बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है, और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और आमिर साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि 45 साल गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ का तो चलो इयादा कर दिया कि भुट्टो साहब को जो सज़ा दी गई या फैसला किया गया, ट्रायल हुआ, वो फेयर ट्रायल नहीं था, लेकिन उसका दूसरा पहलू जो है कि वो शायद अभी अधूरा है और यही वजह है कि आज हम उन हालात से गुजर रहे हैं कि आज भी अदलिया भी ज़ेर अताब है, जजेस भी, इंसानी हकूक़ की वो सूरत हाल नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो आप क्या समझते हैं कि अभी हमें यहाँ से आगे का सफ़र जो है वो कैसे करना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जिस तरह आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया, देखिए कौमों की ज़िंदगी में ये नहीं होता कि ये कोई जो सियासी रहनुमा होते हैं वो कोई फसल होते हैं कि जब आप काट लें तो फिर नई को काश्त करेंगे तो आ जाएंगी। ये तो मुकद्दर से रहनुमा मिला करते हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान नहीं, बड़े सगीर की तारीख में और दुनिया की तारीख में जो मोतबर रहनुमा हुए हैं वो हैं। अच्छा, एक ही वक्त में एक रहनुमा का पॉपुलर होना और उसके साथ साथ उसका मुदब्बर होना और फिर उससे बढ़ के उसका एक विजन रखना, बड़ा ही ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो मुश्किल होता है किसी रहनुमा को मिले। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर तमाम चीजें थी। एक तो अवाम के साथ अगर वो इश्क करते थे तो अवाम भी उनके साथ इश्क करती थी, और उसके साथ साथ वो आलमी एक मुदब्बर रहनुमा थे, और उसके साथ वो पाकिस्तान के लिए एक विजन रखते थे जो कि उनकी तकारीर में बड़ा वाज़ेह है। और जब वो कहते थे कि ये जो बुनियाद परस्त हैं या ये जो कदामत परस्त लोग हैं, वो असल में इस्लाम के उस मॉडर्न चेहरे से घबराते हैं जो हम मुतारिफ करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर ख़वातीन के हकूक़ हैं, अक़लियतों के हकूक़ हैं, मजदूरों को उनके हकूक़ हैं, हारियों को हकूक़ हैं, और जो इनके खिलाफ टकराएंगे वो मुल्क को गरनाता बनाना चाहते हैं या करबला। तो ये कभी उन्होंने बातें की थी। तो आज आप देखिए कि 45 साल गुजर गए, आपने एक ऐसे रहनुमा को महज 50 साल की उम्र में तख्ता-ए-दार पे लटका दिया, जिसने आपको एक वोट, एक फर्द का निज़ाम मुतारिफ करवाया, जमहूरियत मुतारिफ करवाई, आइन दिया, एटमी प्रोग्राम दिया, पाकिस्तान को पूरी आलम इस्लाम का लीडर बनाया, तीसरी दुनिया में उसे सरबुलंद किया और अवाम को सर उठाने का हौसला दिया। तो मैं समझता हूँ ये वही जो उनकी फांसी के बाद के हालात हैं और उसके बाद मोहतरमा की शहादत के बाद, कि हमें कोई ऐसा लीडर मुयस्सर नहीं है जो पॉपुलर होने के साथ साथ मुदब्बर भी हो और अपनी हना के होल के अंदर बंद ना हो, जो अवाम को साथ लेके चलना जानता हो, इदारों के साथ भी गुफ्तो शनीद करना जानता हो, और सियासी मुखालिफिन को, आपको याद होगा
कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिरी दौर में जब इंतहाई पोलराइजेशन थी, वो चल के जमात इस्लामी के अमीर सैयद अबू अला मौदूदी की तरफ गए और उनकी गुफ्तो शनीद हुई, फिर आइन के लिए बाद में भी। तो मैं समझता हूँ अब ये इतना नापैद हो चुका है और इतना हम इस वक्त बांझ हैं कि हमें ऐसी क़यादतें मुयस्सर नहीं है। और ये बदनसीबी इसलिए है कि ऐसी क़यादतों को हमने हाथ से खुद खत्म किया है। आगे बढ़ने का तरीका ये है कि सियासी लीडर किसी गमले में नहीं पलते, सियासी लीडर अवाम बनाते हैं। अब आप अगर सारे तजर्बात करेंगे कि किसी को 80 की दहाई में आप हमीद गुल ब्रांड लेके आए और कभी फैज हमीद ब्रांड लेके आए, तो ये चलने के नहीं है। अवाम के जमहूरी निज़ाम पे एतबार करें, अवाम जिसे रहनुमा बनाए उसे तस्लीम करें और फिर उस रहनुमा की पॉलिसी जो कि दरअसल ताकत का सरचश्मा अवाम होता है, उसकी पॉलिसीज है, उसके लिए चलें। और आखिरी बात, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को समझ लें कि इस वक्त कोई भी अकले कुल नहीं है, किसी के पास इतनी मोतबर क़यादत मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सके और जिसके पास कोई हल भी हो। तो इस वक्त काम है मिलजुल के आगे बढ़ने की, अपनी गलतियों को तस्लीम करें और मिलजुल के एक दफा 10 साल के लिए अपनी अनाउं से निकल के आगे की तरफ बढ़े। जरा तैमूर साहब, आज भी अगर 45 साल पीछे देखें, जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो कुछ किया गया, आज भी कोई 19-20 के फ़र्क से जो है कि कुछ जगहों पे ज़्यादा नज़र आता है ये सारे मामलात। तो ये हमने क्यों नहीं इन 45 सालों में कुछ सीखा भी नहीं है? और अभी आमिर साहब भी जैसे कह रहे हैं कि हमें तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को एटलीस्ट इकट्ठे होना चाहिए और उन गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ तो एटलीस्ट एक को ऐसे इकट्ठे होकर लाइमलाइट बनाए कि ताकि वो बार बार ना तो इंटरफेरेंस करें, और जो इस वक्त हमें इंटरफेरेंस नज़र भी आ रही है निज़ाम के अंदर भी, अदलिया के अंदर भी, ये शायद अगर सियासी जमातें इकट्ठी होती तो ना हो सका होता। तो हम ये क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? देखें, आजकल बड़ा ये कहा जा रहा है कि हमारा तो पाकिस्तान का सफ़र 1947 से लेके फॉर्म 47 पे आके रुका है अभी और चल रहा है। हमें अगर ये बात करनी है जबकि सारी जमहूरी ताकतें इकट्ठी चलें, जो बड़ी खुशाइंद बात है, बिल्कुल चलना चाहिए, सब असूलों पे चलना चाहिए। जो इस वक्त नाहक नाजायज़ किस्म के पर्चे हो रहे हैं, कल एक दुआ कराई गई रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर, तो इन्हीं पार्टीज़ की जो हुकूमत है उसने वहाँ जो ख़वातीन भी मौजूद थीं उन पे भी FIR कटा दी। ना उनके पास असला था, ना उनके पास डंडे थे। वो अपने कैद भाई के लिए, अपने कैद लीडर के लिए एक दुआए खैर कर रहे थे, एक प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठे थे। यही जमहूरी ताकतें हैं जिन्होंने ख़वातीन को, बच्चों को और हज़ारों की तादाद में सियासी वर्कर्स को फजूल के एंटी टेररिस्ट एक्ट का इतना फजूल इस्तेमाल हमने पहले कभी नहीं देखा जो कि निगरान हुकूमत में और उससे पिछली हुकूमत में और अब की हुकूमत में हो रहा है। तो ये वही जमहूरी ताकतें हैं जो जमहूरियत के साथ चल नहीं रही हैं। बात ज़रूर कर रही हैं जमहूरियत की, भुट्टो का नाम ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं, भुट्टो का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन भुट्टो के जो असूल थे या कम से कम जो सियासी सोच थी उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रहे हैं जी। बात तो ये है कि अगर चलना चाहें तो सब मिलके चलें, तो उसका अमली इकदाम भी उसके उठाने पड़ेंगे, उसकी सोच भी दिखानी पड़ेगी, उन पे अमल भी करना पड़ेगा। इनकी बैरिस्टर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इनकी पार्टी के अब सदर हैं पाकिस्तान के, इनकी पार्टी से शायद चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं। ये कहते हैं कि जी हम वफाक की वजारतों का में हिस्सा नहीं है हमारा, लेकिन वफाक की जो अकाइयाँ हैं, जो वफाक की अलामतें हैं, बल्कि उन पे इनके ओहदेदार राजमान है। बिल्कुल इनका हाथ है इस हुकूमत के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि ये अगर भुट्टो की अवामी सियासत की बात करते हैं, हमने मेरे जैसा जो एक कानूनी तालिब इल्म है, कानून का और सियासी वर्कर है, वो तो बड़ा खुश हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो के ऊपर अभी फैसला सुनाया है, चाहे इतनी दिहाइयों बाद सुनाया है, लेकिन कम से कम कुछ उम्मीद तो नजर आई है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, मुझे उम्मीद भुट्टो की पार्टी से है कि वो भुट्टो के असूलों पे चले, वो भुट्टो की अवामी सियासत करके भी दिखाए, अवाम को तंग ना करे, अवाम से हकूक उनके ना छीने, अवाम को जो हक के इजहार है वो दें। अगर ये सब वो बातें करेंगे तो फिर बिल्कुल यकजा होने की भी बात हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कहें आप हुकूमत बनाने के लिए हमारे साथ इकट्ठे हो जाएं और बाकी सब कामों में आपका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। तो इस तरह तो जी फिर वही बारियां लगी रहेंगी,
जो कि मैं तो कम से कम नहीं चाहता कि ये सिलसिला आगे चले। इसको जो खत्म करेगा, जितनी जल्दी खत्म करेगा, वो पूरे मुल्क के लिए अच्छा होगा। आबिर साहब, इसमें ये बड़ा एक मजबूत तासुर है और बहुत सी इसके ज़मीनी हकायक देखें तो शवायद भी मिलते हैं कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर आप और जो इत्तेहादी हुकूमत थी PDM की, और अभी भी आप मिनिस्ट्रीज़ में नहीं हैं लेकिन इत्तेहादी तो ज़रूर हैं, कि इसमें जितना भी जबर हुआ या वायलेशन हुई ह्यूमन राइट्स की, उसमें अगरचे आप लातल्की करते हैं कि ठीक है आपके पास वो मिनिस्ट्रीज़ नहीं थी मुतलका, लेकिन जब आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं और फिर उसके अंदर कोई ना कोई हिस्सा इस किस्म के इकदाम कर रहा हो, तो उस पर ज़िम्मेदारी फिर किसी हद तक आपकी पार्टी पर भी आती है। और फिर अभी अगर हम सेनेट के इलेक्शन देखें और उसमें कोई 3-4 ऐसे अफराद जो आज़ाद हैसियत में जीते और उनकी शनाख्त सभी लोग जानते हैं कि उनकी सपोर्ट किनकी जानिब से आई थी, और फिर उसमें अगर जमहूरी जमातें इस तरह से लोगों को लेकर आएंगी और बड़े अहम मनसब भी उनको दिए जाएंगे, तो फिर अवाम यकीनी तौर के ऊपर सवाल उठाते हैं कि फिर हमें जमहूरियत के नारे नहीं लगाने चाहिए, फिर हमें भी कंप्रोमाइज़ अपनी जो सियासत है उसकी बात करनी चाहिए। तो इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर के ऊपर प्रेसिडेंसी, चेयरमैन ऑफिस, बाकी अहम पोजीशंस भी शायद आपके पास आगे आएंगी, तो वहाँ पे फिर आपकी जिम्मेदारी शायद ज़्यादा बढ़ जाती है? गुजारिश करूंगा, पहली बात तो ये है कि 2 साल सदर पाकिस्तान अलवी रहे PDM की हुकूमत के 16 महीनों में भी और निगरान हुकूमत में भी, तो क्या PTI इसे करेगी एडमिट कि ये हुकूमत का हिस्सा थी और उस दौरान होने वाले तमाम इकदाम में ये मुलव्वस रहे हैं? उस वक्त तो इंसानी हकूक इनके बकौल बहुत पामाल हुए थे, तो क्या उसमें PTI हिस्सेदार थी सारे मामलात के अंदर? अगर कल का सदर 2 साल रहने वाला सदर इसमें हिस्सेदार नहीं था, तो अभी जैसे महीना 1 हुआ है वो किस तरह हिस्सेदार हो गया तमाम चीजों के अंदर? तो ये सवाल है ना, मतलब अपनी मर्जी से सिर्फ इस पे ये कह सकता हूं, वो पिछले 16 माह का शायद हवाला दे रहे थे कि उस पे, क्योंकि आप फेडरल कैबिनेट का हिस्सा थे। मैं जरूर तशफ़ी करवाऊंगा जी, मुझे मौका दे दें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि आपके जवाब ना मिले। पहली बात ये है, PDM में जहां हम रहे, जहां पे हमने नहीं माना, हमने इनकी जमात के ऊपर पाबंदी का नहीं माना, हमने तशद्दुद का नहीं माना, हमने इसे कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक बात सामने है कि पाकिस्तान के अंदर मैं इससे बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर सियासी अंदाज में काम नहीं कर रही हैं। बहुत से लोग बैकडोर से आते हैं, जहाँ से आते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं आना चाहिए, लेकिन वो कई सियासी जमातें तो बनती ही वहाँ पे है। हमारी जमात में कोई इक्का दुक्का आ जाता है, क्योंकि उस वबा का शिकार ना भी हों तो कुछ असरात तो उसके आते हैं, क्योंकि इसी सियासी माहौल के अंदर हम रह रहे हैं। तो हम पे भी आए होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन वो 5% आए होंगे, 10% आए होंगे, लेकिन जो 100% गिरफ्तार हैं वो हम पे किस तरह तनकीद कर सकते हैं? जो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में बने, जिनके एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में जो देखिए ना, ये वन पेज क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन का 1 पेज था जिसपे ये होते थे, और बड़ा डेमोक्रेटिक जर्नल था, मेरा इजलास ये बुलाता था, मेरा बजट ये पास करवाता था, अगर फैज हमीद रह जाता मेरी हुकूमत कभी खत्म ना होती। ये सारे कौन लोग थे जो इन्हें दिए गए और जिनके जरिए इन्होंने हुकूमत की? देखिए, ये बातें करना आसान होता है, हल ये नहीं है। अब देखिए, मेरे दोस्त हैं, आजकल इन्हें जरा फॉर्म 47 हुआ है हर बात पे। मुझे ठीक है, अब तो ये इलेक्शन लड़े, लेकिन फॉर्म 47 किसने मुतारिफ करवाया? वो आपने ना 47 देखा, ना फॉर्म 47 की हिस्ट्री देखी। ये जिन लोगों ने जाने दी हैं, जिन लोगों ने जद्दोजहद की है, 88 से लेके 2024 तक की धांधलियों का भी सामना किया है। एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ जमातें भी खड़ी की हैं, हमारे खिलाफ पैसा भी बटा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया असगर खान केस में, लेकिन हम लड़े नहीं हैं, हमने जज्बाती गुफ्तगू नहीं की है, हमने जद्दोजहद की है। आज ये फॉर्म 47 मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की उसी के फॉर्म 45 और 47 बना था, पहले तो कोई साइन करके रिजल्ट भी नहीं देता। देखिए आबिद साहब, सबसे ज्यादा एतराज आप पे किया जाता है ना, वो ये किया जाता है कि एक पाकिस्तान में अभी 10 साल पहले तक जो है कि भुट्टो और एंटी भुट्टो पॉलिटिक्स हो रही थी, 10-15 साल पहले। अभी ये तीसरा फैक्टर शामिल हुआ PTI का,
लेकिन अभी ये कहा जाता है कि एक तरफ भुट्टोइज़म जो जमहूरियत की अलामत और दूसरी तरफ एक ज़ियाइज़म जो आमरियत या फुस्तायत की अलामत है। अभी लगता ही है कि पीएस पार्टी शायद वो ज़ियाइज़म के ज़ेर असर ज़्यादा चली गई है और पिछले ख़ास तौर के भी ऊपर जो पीडीएम का जो इत्तेहाद आपका रहा और जो अभी भी जो सारी सूरत हाल है उसके अंदर जो एलिमेंट है, तो इससे तो आपको वैसे इस तासुर से छुटकारा जरूर लेना चाहिए। नहीं, देखिए ये तासुर कौन पैदा कर रहा है, हमें कौन ये, अब किसी के तासुर पैदा करने से हम वैसे हो तो नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये है जनरल ज़िया कौन था, और अगर आज के आर्मी चीफ को आप जनरल ज़िया के साथ मिलाना चाह रहे हैं या कोई सोच की बात कर रहे हैं तो मुझे मौका तो दे देना। तो फिर सोच की बात नहीं है। देखिए ना, जनरल ज़िया ने जो कुछ किया पाकिस्तान के अंदर, एक स्याह दौर है। आज तो आर्मी भी उसे नहीं उस तरह एडमिट करती है या ओन करती है। आपके सामने है, कब उसके कोई ओन कर रहा है? क्या उसे फौज के शोधा के अंदर शामिल किया जाता है? ये उसे कोई नहीं है ना, क्योंकि इदारा भी नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं, आज जो आर्मी चीफ है ये सीनियर मोस्ट जनरल थे। क्या किसी सियासी जमात को हक था कि इनकी तकर्रुरी के खिलाफ जुलूस लेके चले जाए? क्या किसी सियासी जमात को हक था कि इस आर्मी चीफ को बनने, जो कि पहली दफा मेरिट पे बन रहा था, उसे रोकने के लिए इदारे के अंदर तकसीम करे और बगावत करवाने की कोशिश करे? अब जब आप ऐसे काम करेंगे, आपकी ओपन तकरीरें होंगी, आपके इकदाम होंगे, उसके बाद आपके खिलाफ अगर रियासत कोई कानून इस्तेमाल करेगी तो आप उसे जुल्म कहेंगे। पीपल्स पार्टी ने, मुझे प्लीज मुझे बात पूरी कर लेने दें। सवालात की आपकी होगी तशनगी, मैं पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे भी मेरा मौक़िफ़ देने दें। मैं समझता हूं कि हम किसी भी आमरियत ज़दा जनरल के साथ ना खड़े हुए हैं ना खड़े होंगे, लेकिन हमें वो भाई तो जमहूरियत का सबक ना दें जिनकी अभी ताज़ी यादें हैं किसी जनरल की गोद में इक़्तिदार लेना, और उसी गोद में बैठे बैठे आपने उनकी दाढ़ी नोचना शुरू कर दी, तो उन्होंने गोद से उतार के आपको अगर शटअप कॉल दी है तो आप हमसे दिलाना ना करें। देखिए तो आमिर साहब, देखें, अगर कोई शख्स जो है कि वो बूट ला कर टीवी स्क्रीन पे रख कर और वो जिस किस्म की गुफ्तगू करे, और उससे फिर सारी सियासी जमहूरी जमातें अगर वोट देंगी तो फिर यकीनन लोग तो बात करेंगे ना। मैं बड़ी बदकिस्मती है खालिद साहब कि कभी वो बूट वाला और कभी जो सर ये यही तो अलमिया है बात। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सारी सियासी जमातें देखें, शर्म की बात है। देखें कोई फैज हमीद का था, कोई गुल हमीद का था, कोई जनरल अयूब का था, सारे एटलीस्ट जमातें ये हैं। मैं जरा तैमूर साहब आपसे एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी भी आमिर साहब जिस चीज़ के हवाला दे रहे थे, तासुर दे रहे थे कि अभी क्या आप समझते हैं कि वो हालात नहीं है जो फुस्तायत के होने चाहिए, कि आपकी पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट्स के तमाम जजेस अंडर थ्रेट हैं, जिनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके अजीज़ व क़ारिब अगवा हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है और सैनिक से भरे हुए लिफाफे थैले जा रहे हैं उनके बाद धमकियां मेज़, तो फिर भी हम समझें कि अच्छा नहीं, इस वक्त बिल्कुल माहौल ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई जबर फुस्तायत नहीं है? माहौल तो बिल्कुल ठीक नहीं है जी, माहौल ख़राब है और अमन व अमान के मसाइल हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एंटी टेररिस्ट एक्ट का इस्तेमाल ख़वातीन और सियासी वर्कर्स के खिलाफ क्यों हो रहा है? वो टेररिस्ट के खिलाफ होना चाहिए, वो उन अनासिर के खिलाफ होना चाहिए जो असल में मुल्क दुश्मन है। और देखें, मैं तो बैरिस्टर साहब से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जो शायद वो मेरे से भी उनको करना चाहिए, कि हमारे अपनी पार्टी भी कोई गलत चीज़ करेगी तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, बिकॉज हम कानूनदान भी हैं और हमें ये करना चाहिए। सो मैं तो बिल्कुल हमारे इदारों में बगावत नहीं होनी चाहिए। मैं अलग ऐलान कहता हूँ, कोई पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हमारी फ़ौज है, हमारी रियासत की एक बड़ा अहम हिस्सा है। सो ऐसी कोई बात भी नहीं है जी, लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ गलत हो रही हो तो उसके ऊपर एक्शन होना तो ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें तो बड़ी बेसिक कानूनी आईनी बातें हैं जो हम कर रहे हैं। अगर इनकी पार्टी ने किसी को एक सेनेटर बनाया है जिसके खिलाफ बात करते रहे, या जिनका जो गेट नंबर 4 से होके आए या कहीं और से, तो बिल्कुल इन जैसी आवाज़ों को अपनी जमहूरी पार्टी में आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, अगर इन जमातों के अंदर जमहूरी जमातों में जमहूरी आवाज़ें नहीं उठेंगी, तो फिर तो इसमें कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क का और हमारी जमहूरी ताकतों का। सो सबको अपनी अपनी जगह के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अगर ये अवामी सियासत भुट्टो की सही मायनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो इनको हर लिहाज से बड़ी खुशाइंद बात है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैन होने की मुखालफत की थी। ऐसे सब मामलात पे आवाज़ उठानी चाहिए
और उन चीजों पे, कई चीजों पे हम इकट्ठे काम कर सकते हैं और करना चाहिए हमें। हम तो करेंगे, मैं तो करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और जहां पे कोई मेरी पार्टी भी या उससे मुंसलिक लोग गलत बात करेंगे, उसकी मुखालफत भी करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। ये अब देखिए ना, मैं इस पे ये बात करूं, तैमूर साहब मेरे भाई हैं, जहां जहां असूली मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी ने लिया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लिया है, आसिफ अली जरदारी ने कभी जाती इल्जाम तराशियों का जवाब नहीं दिया। जब इमरान खान कहते थे मेरे बंदूक के निशाने पे ये है, जब बिलावल साहब के बारे में इतने रकीक हमले करवाए जाते थे शेख रशीद से और अपनी पार्टी के दूसरे लोगों से, उसके बावजूद हमने कभी, जब से ये जेल में है, इनके जख्मों के ऊपर नमक नहीं छिड़का। तो मैं ये कहता हूं कि पहले जुबानें तो कंट्रोल करवाएं, उन्हें बताएं तो सही इखलाकियात क्या होती हैं। देखिए, जहां तक वाडा साहब की बात है उन्हें सेनेटर बनाने की, हमने कोई किसी की भी, आप सबने देखा कि एक अरसे से वो जरदारी साहब के बारे में बड़ी पॉजिटिव बातें आके मीडिया पे कर रहे थे, और वो कोई हमारे कैंडिडेट नहीं थे। पहले उन्हें एमक्यूएम ने ऑन किया, हमारे जो फालतू वोट थे वो हमने उन्हें दिए हैं। कोई अपनी सीट से हमने बिठा, हमारे पास थोड़े वोट थे, थोड़े एमक्यूएम पास थे, हमने कोशिश की कि हमारा सेनेटर एमक्यूएम एक्सेप्ट करे, उन्होंने नहीं किया। तो ये दोनों ने फालतू वोट दिए, लेकिन उसके बावजूद असूली तौर पे मैं ये समझता हूं कि जमातों को अपने लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए, सियासी जमातों को अकोमोडेट करना चाहिए। आमिर साहब जरा एक ब्रेक लेते हैं, मैं आपसे शुरू करूंगा। वहां चले आए, फिर मैं जरा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर ये मामला भी सारा कि जो सारी की सारी सियासत इस वक्त पाकिस्तान में 9 मई के गिर्द घूम रही है, तो तहरीक इंसाफ जो है कि वो जुडिशल कमीशन अब बनवा सकती है, एटलीस्ट केपी में तो वहाँ पे तहकीकात कर सकती है। उसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, और फिर ईद के बाद सियासी मंजरनामा किस तरह बढ़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। आमिर साहब, मैं ज़रा आपकी इजाज़त से तैमूर साहब से ज़रा वो जो बात 9 मई के गिर्द सारी घूमती है सारे इस वक्त पाकिस्तान के जो भी हालात हैं, तो तैमूर साहब, ये जावेद लतीफ़ साहब ने रिसेंटली नून लीग के बड़े अहम जिम्मेदार आदमी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। क्या पता इसके अंदर उस वक़्त के निगरान वज़ीर आला का भी नाम वो ले रहे हैं कि क्या पता ये उन्होंने सारा करवाया हो और मैनेज किया गया हो। और फिर एमल वली खान ने केपी के अंदर एक तकरीर की थी और उसमें कहा था कि ज़रा चेक करें, तहकीकात करें कि पेशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को किन्होंने आग लगाई थी, और वो CCTV फुटेज देखें। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बने केपी के अंदर? आपकी गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर लिख सकते हैं, कैबिनेट लिख सकती है हाई कोर्ट को, जी आप इसका कमीशन बना के केपी की सतह के ऊपर ले आए, और ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो जिम्मेदार आप थे, कोई और था, या कोई तीसरा शरपसंद था जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस को या हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों को आपस में लड़वा रहा है। तो ताकि चीज़ें क्लियर हों, वो क्यों नहीं अभी तक कर रहे? जी बिल्कुल, देखें जी, बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि 9 मई के वाक़यात की तो मज़म्मत हम सब करते हैं और भरपूर तरीके से करते हैं, और हम चाहते हैं कि उसकी पूरी शफाफ इंक्वायरी हो। जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की और इनके अंदर ऐसे इंतशार फैलाया, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो नाहक तौर पे हज़ारों सियासी वर्कर और ख़वातीन ज़ेरे अताब रहे, कैद में रहे, वो उनको रिहाई मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए जी। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ जो है कि आप सुनना चाह रहा हूँ, बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो तकरीर की थी उसके अंदर जो उन्होंने अपनी इलेक्शन सारी कंपेन के अंदर अवामी मुआशी तरक्की का जो मुआहदे की बात की, उन्होंने सोशो पब्लिक जो है पैक्ट था इकॉनमी का, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम शायद इस पर अमल नहीं करवा सकेंगे। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत में वो कैबिनेट में नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि सिंध में तो एटलीस्ट आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, और ये मुसलसल तीसरी चौथी हुकूमत वहाँ पे आपकी बन रही है, तो वहाँ पे तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। वफाक में अगर ना भी हों, चलें आप एक सपोर्ट कर रहे हैं, कैबिनेट में नहीं है, लेकिन सूबे की हद तक तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं हो पाएगा फिर? जी, वहाँ पे कह रहे हैं, कल उन्होंने उसी स्पीच में कहा कि 2 सूबों की हद तक जहाँ पे हमारी हुकूमत है, वहाँ हम उसे इम्प्लीमेंट करने की पूरी अतिउल-इम्कान कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है, वफाकी हुकूमत हो तो आसानी होती है, सूबाई हुकूमत पहले
यानी कि करेंगे, हम करते रहे हैं, कर रहे हैं। मजदूर कार्ड पहले से सिंध के अंदर है, आरी कार्ड पहले से सिंध के अंदर है, अब उसे बढ़ाएंगे। पॉवर्टी रिडक्शन का जो प्रोग्राम है वो पहले से सिंध में चल रहा है। गरीबों को घर देने का तकरीबन 30 लाख के करीब घर पहले से ये मंसूबा पिछली हुकूमत से सिंध के चल रहा है। तो बहुत से काम तो हो रहे हैं और होंगे जो सूबाई हुकूमत की सतह तक हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है वफाकी हुकूमत में होते तो ज्यादा बेहतर कर सकते। देखिए पाकिस्तान के अंदर हम यही चीज इस वक्त समझाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल मसाइल से ज्यादा इस वक्त मुआशी मसाइल हैं और लोगों के, आम आदमी के मसाइल हैं। मुल्क अगर आप सबसे ऊपर जाएं तो मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर बहरानों का शिकार है, और एक आम आदमी, गरीब आदमी, मफलूकुल हाल आदमी, वो मुआशी बहरानों का शिकार है। तो दोनों से ये गरीब को निकालते हैं तो मुल्क बहरानों से निकलता है, और मुल्क को बहरानों से निकालेंगे तो गरीब आदमी, आम आदमी निकलेगा। तो पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो ये है, इसीलिए हम अपनी सियासी जंगो जदल के अंदर अभी नहीं गिरफ्तार हो रहे और मुखालफतों के अंदर नहीं आ रहे हैं। अब देखिए ना कि अगर आप सारे मामले को देखें तो अभी भी प्रॉब्लम क्या है। मुझे हैरानगी तब होती है जब हमारे पीटीआई के दोस्त ऐसे आराम से तारीख देखे बगैर कह देते हैं कि जुल्म सितम बड़े हो रहे हैं, तारीख में ऐसे जुल्म सितम नहीं हुए, फलां ऐसे हो रहे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो कुछ हुआ है ये अगर जो पीपल्स पार्टी के साथ जनरल ज़िया के दौर में हुआ है, क्या आज हो रहा है? हमारा तो नाम नहीं लिया जा सकता था, जेलों के अंदर थे सब लोग। आज तो ये खुलेआम तकरीरें करते हैं, प्रोपेगेंडा। उस वक्त भुट्टो साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था, नाम नहीं लिया जाता था। आज इन लोगों ने तो जो प्रोपेगेंडा किया है फौजी इदारे के खिलाफ, क्या कोई सियासी लीडर कभी फौजी सरबराह को मीर जाफर, मीर सादिक कह सकता था? और फिर वो नहीं, वो तो कहते थे कि मैं ये पीडीएम की लीडरशिप को कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि हमने प्लान बनाया है। खालिद साहब ना आप बोले हैं ना मैं बोल रहा हूँ, आप भी जानते हैं कैसे कहते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब उनके हारूजर को तो नहीं माना जाता, सब जानते हैं। तो बड़े बड़े नाम रखे गए हैं यहाँ पे आमिर साहब, बड़े बड़े नाम रखे गए हैं फौजी जर्नैलों के और मार्शल लॉ लगाने वालों के। लेकिन क्या कभी हुआ है 9 मई वाला वाकया हुआ है या इस तरह कभी हुआ है? आप मुझे बता दें। देखिए वैसे 9 मई की, आमिर साहब वैसे 9 मई की एक जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी कि हम भी यहाँ हाई कोर्ट में थे, हमने भी बहुत सी चीज़ें अपनी आंखों से देखी, लेकिन उनको उस तरह से शायद रियासती सतह पे, हुकूमती सतह के ऊपर आपको पता है बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल भी किया जाता है। मैं किया जाता है खालिद भाई, लेकिन ये एक बात ये है कि जो इमरान खान साहब का भांजा कोर कमांडर की वर्दी ठीक है, फेयर इनफ, वो कस्टडी में भी है, ठीक है, उसका केस चलना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? नहीं, इमरान खान जो बार बार उनकी तकरीरें भरी पड़ी हैं कि मैं रेड लाइन हूं, मेरे तक हाथ पहुंचा तो ये मुल्क को जलाओ गिराओ हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, फलां जगह पहुंचो, इस पे कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? अब देखिए जब आंखें बंद कर लेंगे, अगर आप किसी को मतलब इस वक्त तहफ्फुज़ ही, तो हमारे खिलाफ क्या जुल्म सितम नहीं हुआ पाकिस्तान? देखिए अभी ये पॉलिटिकल फोर्सेस ही कह रही है ना आमिर साहब, देखिए पॉलिटिकल फोर्सेस ही कह रही हैं, और जो इत्तेहादी थे आपके भी, जो खुद हुकूमत के अंदर थे, वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट भी हैं जो दूसरे एलिमेंट थे जिन्होंने सारे को हवा दी या इसको बढ़ाया। जरा उसको भी अब देखना चाहिए। मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आना चाह रहा हूँ। एक चीज़ और बड़ी अहम जो है ख़ास तौर के ऊपर, ये 2000 गालिब जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी थे, जब एनएफसी रिवाइज हुआ था और उसके अंदर कुछ शेयर बढ़ा था सूबों का, और उसके बाद फिर बड़ा खातिर खा, अगर हम सिंध को भी देखें या बाकियों को भी देखें, मुझे याद पड़ता है गालिबन 2009-10 के अंदर सिंध का एनएफसी के अंदर शेयर जो है कि वो तकरीबन 200 के अरब के करीब था, जो अभी इस साल जो है कि वो 1.3 ट्रिलियन यानी 1345 अरब रुपए तक अभी पहुंच चुका है। ये सूबे क्यों, मैं अभी सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, जैसे बिलावल साहब ने कहा कि हम हुकूमत में नहीं है तो हम नहीं वो कर सकेंगे शायद अपना इकनॉमिक एजेंडा। सूबों के पास इतने वसाइल आते हैं, वफाकी हुकूमत तो शायद 3-4 मेजर चीज़ें हैं जो अब इकनॉमिकली हैंडल कर रही होती है, तो फिर सूबे क्यों नहीं उस तरह से कंट्रीब्यूट कर पा रहे कि जो नेशनल इकनॉमिक ग्रोथ है या बाकी तमाम इश्यूज़ के ऊपर काबू पाने के लिए, कि वसाइल तो उनको काफ़ी मिल रहे हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, इश्यूज़ रहते हैं पूरे नहीं मिलते सम टाइम, लेकिन इतने वसाइल हो गए हैं कि वो चाहें तो अपने सूबों की हालत बदल सकते हैं अवाम की, लेकिन शायद वहाँ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद और ये एनएफसी के होने के बाद बहुत सी चीज़ें भी होनी थी। अभी बहुत सी मिनिस्ट्रीज को डिवॉल्व करना था और मरकज के अंदर उन मिनिस्ट्रीज की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह सूबों का और उनका जो
आपस में जो बैन सूबाई राब्ते की वजारत थी उसने बहुत से मामलात को तय करना था। बहुत सा जो अगर सूबे लेते हैं तो ये वफाक को और सूबों को मिलके करना था कि अगर वफाक को जरूरत है तो सूबे से कैसे सपोर्ट देंगे। देखिए पाकिस्तान का ये मुतालबा सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर, तो हमारा मुल्क टूटा है 71 में, तो उसे आके 50 सालों के बाद अगर माना गया और सूबे और वफाक बेहतर हो सके, तो अगर कोई कमियां या कोई खराबियां आ रही हैं तो उस पर गुफ्तो शनीद हो सकती है। और गुफ्तो शनीद करने के लिए जरूरी है कि जो आईनी तरीका कार रहा है उसे अडॉप्ट किया जाए। अब सवालात तो ये हैं खालिद साहब कि इतनी इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी फेडरल लेवल पे बैठी है, वो क्या कर रही है जो कभी सवालात नहीं उठे हैं। अब ये जो इतनी इतनी वजारतें हैं वो क्यों है। दूसरा, बहुत सी चीजों की कदगन है, सूबे बहुत सी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, सूबे बहुत से मंसूबे नहीं बना सकते। फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत होती है और वो रेड टैपिज्म का शिकार है। वफाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ नहीं करने दे रही है। आज भी अफसरान जो हैं वो वफाक से सूबों को जाते हैं और वो जिस तरह रुकावट बनते हैं वो आपके सामने है। तो मामला है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कानून साजी हो गई, और अगर कहीं कमियां रह गई हैं तो गुफ्तगू की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसे इस तरह बना देना कि एनएफसी गलत है या एनएफसी ठीक है, ये नहीं है। बात उसके दरमियान है कहीं, और वो दरमियान ये है कि वफाक ने अपने आप को, अब वो शाह खर्चियों से निकलना पड़ेगा। वफाक को अपने आप को जो उसने बनाया हुआ था कि कंट्रोल रखेगा, सूबे उसके जेर असर होंगे, ये अब चीजें नहीं चल सकती। पाकिस्तान एक वफाक है और सूबों को खुद मुख्तारी देना पड़ेगी और दी गई है। अब जो चीजें हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए ही जरूरत थी कि गुफ्तो शनीद की जाए। लेकिन मुसीबत यह है कि पाकिस्तान के अंदर हम एक कानून साजी करते हैं या आइन में तरमीम करते हैं तो समझते हैं कि ये खराब हो गई या ठीक हो गई, उसके बाद उसकी जरूरत है जहां पे कोई कमियां हैं कानून साजी में है, गुफ्तगू में है, उसे करना पड़ेगा। तो पीपल्स पार्टी यही समझा रही है कि अगर आप मिल बैठ के काम करेंगे तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। हाँ, तो वो हो सकती है। मुआशी सूरत हाल के लिए सारे देखिए हमने कब रुकावट डाली है किसी मामले में। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, खुल के बैठे और मामला करे थे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और बैरिस्टर तैमूर मलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमसे बातचीत कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान जो एक ज़रूरी मुल्क है और गंदम पैदावार करने में पाकिस्तान बड़े ममालिक में शामिल होता है, और एक अरसे तक पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था लेकिन अब इम्पोर्ट करने वाला बन चुका है। और आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर पाकिस्तान में गंदम का क्या क्राइसिस पैदा हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने जैसे पहले आपको कहा कि हम पाकिस्तान में खुराक की और बिलखसूस गंदम की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये इसलिए बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी मुल्क था। एक ज़माने में पाकिस्तान की GDP का जो शेयर था एग्रीकल्चर का वो 25% से ऊपर था, जो कम होकर अभी कोई 23-22% के दरमियान है। और इस शोबे के साथ वाबस्ता पाकिस्तान में कोई 47 से 50% रोज़गार के मौके जो हैं इस शोबे से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी ये कम होकर 37% पे आ गया है। और पाकिस्तान जो एक ज़माने तक गंदम एक्सपोर्ट करता था, अब पाकिस्तान दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है जो इंपोर्ट करता है गंदम। ज़रूरी मुल्क, और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कोई 9,000 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन जो है जिसके ऊपर काश की जाती है गंदम, लेकिन फिर हम किस वजह से ये गंदम इंपोर्ट करते हैं। और अभी भी जो गंदम की इमदादी कीमत और जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई गई है उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और शदीद किस्म के जो हैं कि इस पे कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की जानिब से, कि इसके ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है कि वो पाकिस्तान में गंदम आटे का बुरान पैदा हो सकता है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ हैं, सदर हैं किसान इत्तेहाद के। खोखर साहब बहुत शुक्रिया। और एक सबसे पहले तो ये बता दें कि पाकिस्तान में अगर हम ये देखें कि फ़ी एकड़ पैदावार कितनी है और फ़ी एकड़ जो आपकी लागत आती है वो कितनी है, और अगर इसको हम कंपैरिजन करें कि कितना पैसे लगा के आप कितनी पैदावार उठा रहे हैं, और अगर आप उसको 3900 या 4000 के ऊपर बेचेंगे तो क्या आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा?
इसमें जी इशू ये है जी कि हमारी जो इस वक्त एवरेज पैदावार है वो तकरीबन पाकिस्तान की 30-31 मन है जी। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं पर एकड़ पैदावार में, क्योंकि हमारे यहाँ बैलेंस रिजर्व फर्टिलाइजर भी नहीं हो सकती, तो खादें बहुत महंगी है, इनपुट्स का रेट बहुत ज्यादा है, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, लेबर महंगी है, हर चीज महंगी है जी। फिर ये है कि हमें इस चीज की पूरी कीमत नहीं मिलती। अभी हुकूमत ने पिछले साल वाला रेट रख दिया 3900, पिछले साल भी 3900 रुपए रेट था। अच्छा, फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछले साल से इस साल बढ़ी है, कोई तकरीबन आप देखे ना, हमारा यूरिया का बैग जो पिछले साल 3000 का था, इस साल हमें 5 से 6000 के दरमियान मिला है ब्लैक में जी। अच्छा, दूसरा एक चीज है कि हुकूमत पता नहीं कहाँ बैठ के पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी बनाने वाले क्यों हमारे साथ दुश्मनी करते हैं वो, जब हमारी अपनी गंदम पिछले साल की पड़ी है, इस साल बम्पर क्रॉप है और प्लस 10% ज्यादा कास्ट है, फिर बैच से मंगवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन होता यह है कि जब इंटरनेशनल महंगी होती है तो यहाँ का माफिया इसको एक्सपोर्ट कर देता है, फिर इम्पोर्ट करनी पड़ती है। जब इंटरनेशनल रेट कम हुआ तो बाहर से इम्पोर्ट कर ली इन्होंने, फौरी खुद ही काश्तकार मर गया। अब इससे ये अच्छा, फिर ये है कि जो इस वक्त हुकूमत ने फैसला कर लिया कि हुकूमत काश्तकारों से परचेज नहीं कर रही, जो उन्होंने पॉलिसी दी है। पॉलिसी ये है जी कि वो देंगे पर एकड़ 6 बैग और मैक्सिमम 6 एकड़ पे उन्होंने कैप कर दिया, यानी कि 36 बैग मिलेंगे। 36 बैग से मुराद दिया कि 90 मन हम दे सकते हैं। अगर मेरे पास 5000 मन है या 10,000 मन है, मैं सिर्फ 90 मन फूड डिपार्टमेंट को दे सकता हूँ। अब 90 मन के लिए मेरे लिए फिजिबल ही नहीं है कि मैं जाके बारदाना लूं, 2 दिन लाइन में लगूं बारदाना लेने के लिए, फिर अपनी ट्रैक्टर टाली को 2 दिन लाइन में खड़ा करूं, जबकि वो ट्रैक्टर टाली का लोड ही पूरा नहीं था। ट्रैक्टर टाली पे मैं लोड करता हूँ मिनिमम 120 बैग, मैं 36 बैग के लिए कैसे वो खर्चा डीजल खर्चा कर सकता हूँ? अपना ड्राइवर, ट्रैक्टर, टाली, हर चीज में भेजूंगा। ये ना लेने वाली बातें हैं। इससे नुकसान क्या होगा, मैं आपको अर्ज करूँ, नुकसान मुल्क का होगा जी। काश्तकार बर्दाश्त कर लेगा लेकिन मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि काश्तकार के पास अगर गंदम के पैसे नहीं आएंगे, ये गंदम का रेट क्रैश अगर कर जाएगा तो क्या होगा कि अभी आपकी हमारे जहाँ पे क्रॉप है मुल्तान डिवीजन, अल्पोडिविजन, दिल्ली खान डिवीजन, अच्छा यहाँ क्रॉप आ रही है, अगर काश्तकार पैसे अगली क्रॉप पे खर्च कैसे करेगा? इसी तरीके से अगर आप सेंट्रल पंजाब में ले लें, वहां पे चावल है ज्यादा, वहां अगर काश्तकार गंदम के पैसे नहीं आएंगे तो अगर चावल की फसल पे कैसे खर्च करेगा? अगली फसलें इफेक्ट होंगी। सर हम देखें, मैं माजरत के साथ कहूंगा, पता नहीं हमारी पॉलिसी बनाने वाले क्या काम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वहां खर्च कर, जहां 1-2 बिलियन डॉलर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। आप सुन के हैरान होंगे, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां ऑफिशियल कंट्रोल रेट की मैं बात कर रहा हूँ, यूरिया के 5 रेट है, एक ही फार्मूले के यूरिया के, मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ रेट है, क्योंकि गैस मुख्तलिफ रेट पे मिल रही है। यानी कि अगर उनको मिल रही है किसी एक जगह पे 3700 कुछ रुपए रेट है, एक 3800 है, एक 4000 कुछ रुपए रेट है, एक 4700 रुपए रेट है, एक 5300 और 5700 रुपए रेट है। और फिर काश्तकार को फिर हाईएस्ट रेट पे जाके मिलती है, नीचे रेट वाले को मिलती नहीं काश्तकार को। यानी कि हमने एक साल में सिर्फ 150 अरब रुपया माफिया को दिया है सिर्फ यूरिया की बात में। अच्छा, अब काश्तकार कहां तक जुल्म बर्दाश्त करे? यानी कि काश्तकार के साथ तो इस वक्त जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जा रहा, हालांकि आपकी फूड सिक्योरिटी का जामिन काश्तकार है। खोखर साहब, आप खा के सोते हैं, पूरा पाकिस्तान खा के सोता है, अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद काश्तकार की मेहनत और स्ट्रगल कोशिश उसमें उसकी शामिल है। खोखर साहब, पाकिस्तान की जो सालाना नीड है गंदम की वो 28.7 मैट्रिक टन है, मतलब 2,87,00,000 आप इसको कह लें, और जो गुज़श्ता साल हमारी पैदावार हुई थी वो 2,85,00,000 हुई थी, मतलब 2 लाख की हमें शॉर्टेज थी पिछले साल। अब ये तो समझ में आता है कि अच्छा इतनी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने बात जो इंपोर्ट वो 7 टन हमने बाहर से इंपोर्ट किया जी। अच्छा, दूसरा जो है पहलू ये है कि हम, आपने अभी कहा कि हम फी एकड़ 30 मन के करीब जो है कि हम पैदावार हासिल कर सकते हैं, तो हम ये रिसर्च के अंदर क्यों नहीं हम ऐसा काम कर रहे, जदीद टेक्नोलॉजीज यूज़ करें, अच्छा बीज, म्यारी बीज हो हमारे पास, पानी की अवेलेबिलिटी। पहली चीज तो ये है कि हमारा रिसर्च जो बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.1 रेट है। मैं आपको, अगर ब्राजील ने चंद सालों में तरक्की की है तो उसकी वजह एक ही है कि उसका बजट जो है ना वो 1.75% है। 1.75
ठीक है जी, और हमारा 0.18 है। इसलिए हमारे पास रिसर्च के इदारों के पास पैसा ही नहीं है, हमारे यहाँ वो रिसर्च नहीं हो रही। फिर दूसरी बात यह है, दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं है। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से मुराद ये है कि अगर हम 2 यूरिया इस्तेमाल करें तो लाजमी एक डीएपी इस्तेमाल करें और एक पोटाश इस्तेमाल करें। हमारी यूरिया की खपत है 6.8 मिलियन टन और हमारी डीएपी की खपत है को 1.5 मिलियन टन, यानी कि 3.4 मिलियन टन की बजाय 1.5, आधे से भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम पोटाश जो हमने इस्तेमाल करनी 3.4 मिलियन टन, 34 लाख टन की बजाय हम सिर्फ 1 लाख टन इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया को ले लें, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में यूरिया मिलती है 800-900 रुपए की, हमें मिलती 5,500 रुपए की। अच्छा, वहाँ डीएपी पाकिस्तानी रुपीज में 4,000 रुपए की, हमें मिल रही है 14-15,000 रुपए की। वहां पे पोटाश भी इसी तरह से 2,500-3 हजार रुपए की, हमारे लिए वो भी 12-13 हजार रुपए की है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन जब तक हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आएगा उस वक्त तक हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। चले वो एक्सपोर्ट में तो समझ में आता है कि चले हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी मुकामी जरूरत भी शायद पूरी नहीं कर पा रहे। पिछले साल जो है कि हम खसारे में थे, अगरचे हमारी लैंड जो है काश्तकारी की लैंड बढ़ रही है, 8.2% इजाफा हुआ था। जब हमें काश्तकार को रेट मिला है, ठीक है जी, आपने गंदम एक्सपोर्ट की है, जब भी काश्तकार को रेट दिया गया, जब हमें प्राइस नहीं मिली आपने इंपोर्ट किया, ये सीधी सी वजह है जी। तो अभी आप 2-4 मोटे मोटे क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली जो स्टेप लेने चाहिए? देखिए जी, पहली चीज तो ये है कि हुकूमत के अवलिन फराइज में शामिल है कि वो गंदम अपने पास स्टोर करे। काश्तकारों से पंजाब की हुकूमत ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 मिलियन टन जरूर खरीद करे। दूसरा ये है कि हमें ज्यादा रेट नहीं तो कम से कम सिंध के बराबर रेट दिया जाए। सिंध का भी 4,000 है, पंजाब का भी 4,000 होना चाहिए। पंजाब के काश्तकार का क्या कसूर है, पूरे मुल्क की वो खिदमत करता है। दूसरा ये है कि हमें यूरिया की अवेलेबिलिटी हमारे लिए मसला ना बने, काश्तकार लाइनों में लेके यूरिया लेते हैं और वो भी ब्लैक रेट में उनको मिलती है। आप समझते हैं 4,000 रेट ठीक है? बहुत से किसान ये कह रहे हैं कि हमारे दोस्त, अब आप कहते हैं कि इसमें भी हमें खसारा है अगर 4,000 भी। नहीं, देखिए 4,000 मिल जाए हम राजी हैं, लेकिन हमसे खरीदी तो जाए ना जी। मैं कहता हूँ 3900 में खरीदी तो जाए। जब खरीदी नहीं जा रही तो ये रेट तो क्रैश करके 3,000 पे आ जाएगा। फिर तो इसका सारा का सारा फायदा जो मिडल मैन उठाएगा। ऑफ कोर्स, हमेशा पाकिस्तान में मिडल मैन उठाता है। आप ये नहीं समझते, आप नहीं समझते खोखर साहब रियासत से माफिया ज्यादा मजबूत है सर। ये नहीं आप नहीं समझते कि अभी जो किसान आपकी तंजीमें हैं कि एटलीस्ट आप डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल के ऊपर खुद कोई ऐसे निज़ाम बनाएं कि आपके पास कुछ स्टोरेज कैपेसिटी लोकल सतह के ऊपर, देसी तरीके भी होते हैं कि वो मिट्टी के वो बड़े बड़े पाकिस्तान में किसी काश्तकार के पास इतनी हिम्मत नहीं को सैलूसी बना सके। अच्छा, हाँ जी। तो फिर ये तो आप समझते हैं कि ये या तो बहुत सस्ती बिकेगी या खराब हो जाएगी गंदम? देखना जी, बहुत सस्ती बिकेगी जी, काश्तकार तो अपने पास रख नहीं सकता। इस वक्त भी तकरीबन कोई 10 से 15 लाख टन हमारे पास मौजूद है गोदाम के अंदर इंपोर्टेड। नहीं, हमारे पास ज्यादा है कि गोदाम में से पंजाब के पास मेरे ख्याल 3-3.5 मिलियन टन पड़ी है इनके पास। तो इसका बाहर से मंगवा ली, आपने नहीं दी। अच्छा, ये बाहर से जो आती है और हमारी आती है, इसकी क्वालिटी का क्या फर्क होता है? क्वालिटी का भी फर्क है और ये सब सर बाहर से मंगवाने का मकसद क्या था जी? माफिया को क्योंकि इंटरनेशनल रेट कम हुआ, इन्होंने बाहर से इंपोर्ट कर ली। दुनिया में काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। दुनिया में बेतहाशा मिसालें हैं कि अगर गंदम ज्यादा हो गई है तो हुकूमत ने खरीद के समंदर में फेंक दिया, लेकिन काश्तकार से खरीदी गई है। यानी कि आपका दुनिया के सब ज्यादा डेवलप मुल्क अमेरिका ने ये कई दफा किया है कि समंदर में फेंक दिया, काश्तकार से खरीदी है। तो आपकी गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से कोई बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए कि अच्छा कि इस पे क्या? मैंने सबसे बात की है, कोशिश की है, सबसे बात करने के लिए कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी बात नहीं सुनी गई। तो ये आपके पार्लियामेंटेरियंस बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े लोग हैं, तो वो भी क्या हुकूमत के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते? जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो खामोश हो जाते हैं जी।
तो आप ये आने वाले दिनों के अंदर समझते हैं क्राइसिस पैदा होगा गंदम का, आटे का? बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। कीमत भी बढ़ सकती है, अवेलेबिलिटी का भी मसला हो सकता है। नहीं, अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है साल, अगले साल मसला बनेगा। अगले साल काश नहीं होगी, जब इस साल काश्तकार को रेट नहीं मिला अगले साल काश नहीं होगी जी। चले, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खोखर हमारे साथ सदर किसान इत्तेहाद बात। गंदम का क्राइसिस जो है कि इस वक्त प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो बनाई है, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर सिर्फ फ़ी एकड़ जो है कि वो 6 तोड़े दिए जा रहे हैं बारदाना के, और इसके नतीजे में ये होगा कि काश्तकार अपनी गंदम सरकारी सतह के ऊपर फ़रोख्त नहीं कर सकेगा, और आड़ती या तो फ़ायदा उठाएंगे या ये गंदम ख़राब होगी, किसान को नुकसान होगा, तो अगली फसलों के ऊपर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो हुकूमत को इस तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।